हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। सभी के लिए कर योग्य, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन करने के बाद आज हमारा तीसरा जो इसमें कैटेगरी आती है वो है सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स फॉर ऑल। सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा व्ययों की पूर्ति। देखिए, चिकित्सा सुविधा का मूल्य जो है, जिसे कर्मचारी या परिवार के उसके किसी सदस्य को ऐसे अस्पताल, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में दी जाए जिसे नियोक्ता द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह करमुक्त अनुलाभ होगा। इसी तरीके से चिकित्सा व्ययों की पूर्ति, रिएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की चिकित्सा पर किए गए व्ययों की पूर्ति व उसके परिवार के किसी भी सदस्य पर होने वाले व्ययों की पूर्ति की गई है तो वह भी करमुक्त होती है। इसके संदर्भ में जो भी प्रावधान है वो हम चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा बिंदु आता है मनोरंजन की सुविधाएं। नियोक्ता ने यदि कर्मचारियों को मनोरंजन की सुविधा प्रदान की है तो वह सभी कर्मचारियों के लिए क्या होगी? करमुक्त होगी। इसके बाद हमारा आता है कर्मचारियों को प्रशिक्षण। यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी तरह के किसी प्रशिक्षण पर या रिफ्रेशर कोर्स पर यदि कोई खर्चा किया गया है तो वह जो है वो यदि कर्मचारी ने किया है और नियोक्ता ने यदि मान लीजिए उसका भुगतान किया है तो वह सभी के लिए करमुक्त होगा। इसी तरीके से कर्मचारी ने यदि किसी हेल्थ क्लब के लिए, स्पोर्ट्स क्लब के लिए किसी तरह की यदि कोई सदस्यता लेने के लिए व्यय किया है तो यह यदि कर्मचारी ने, नियोक्ता ने अपने सभी कर्मचारियों को यदि प्रदान किया है तो करमुक्त होगा। टेलीफोन पर कर्मचारी द्वारा किए गए व्ययों को नियोक्ता द्वारा देने पर, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी शामिल है, करमुक्त होगा। नियोक्ता ने यदि कोई अपना अंशदान जो है कर्मचारी की नियुक्ति को निवृत्ति फंड में नियोक्ता का अंशदान दिया गया है तो वह अंशदान की राशि प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये से अधिक यदि नहीं है तो करमुक्त होगी। ये हमने सुपरएन्युएशन फंड में आपको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। 1,50,000 रुपये तक करमुक्त है, उससे अतिरिक्त जो है तो वो करमुक्त नहीं होगी। इसी तरीके से हमारा आता है कि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए दुर्घटना पॉलिसी ली गई है तो उस पर चुकाई गई प्रीमियम की राशि वो अनुलाभ नहीं मानी जाएगी, करमुक्त होगी। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता ने किसी तरह की कोई छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की है तो वो करमुक्त होगी। नियोक्ता द्वारा यदि भोजन एवं किसी ड्रिंक की, पेय की सुविधा प्रदान की है कार्यकाल के दौरान, कार्य अवधि के दौरान, तो इसमें हम करमुक्ति ज्ञात करते वक्त क्या क्या देखेंगे कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य के दौरान यदि निःशुल्क भोजन और नॉन एल्कोहलिक, गैर एल्कोहलिक यदि किसी पेय की सुविधा प्रदान की है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, तो वो करमुक्त होगी, बशर्ते वो ऑफिस में या कार्यालय परिसर में ही प्रदान किया जाए। ठीक है। और इस तरह भोजन की जो सुविधा है वो भी 50 रुपये तक करमुक्त है। ठीक है। अच्छा, जिस समय उसके वर्किंग आवर्स हैं उस समय यदि उसे चाय नाश्ता दिया गया है वो भी करमुक्त है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कर्मचारी को कहीं रिमोट एरिया पर यदि वो किसी नियोक्ता के किसी कार्य के लिए गया है और उसको यहाँ निःशुल्क भोजन या नॉन अल्कोहलिक यदि किसी ड्रिंक की सुविधा दी गई है तो वो करमुक्त होगी। अगला हमारा आता है कर्मचारियों को ऋण। यदि नियोक्ता से कर्मचारी को 20,000 रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तो उस पर मिलने वाले ब्याज की राशि अनुलाभ के रूप में कर योग्य नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए धारा 3A में वर्णित बीमारियों के उपचार के लिए किसी तरह का कोई लोन दिया गया है तो उसकी सुविधा भी, ब्याज मुक्त लोन दिया गया है, उसकी सुविधा भी अनुलाभों में कर योग्य नहीं होगी। अगला हम लेते हैं भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ। यदि सरकार द्वारा भारत के बाहर सेवा प्रदान करने पर
बशर्ते कर्मचारी भारत का नागरिक है। यदि कोई अनुलाभ प्रदान किए गए हैं तो वो कर मुक्त होंगे। फिर हमारा आता है किराया मुक्त आवास या वाहन की सुविधा। देखिए, यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया किराया मुक्त सरकारी आवास जो है, उसकी वाहन की सुविधा है, ये सरकारी निवास सभी कुछ क्या होते हैं, कर मुक्त अनुलाभों की श्रेणी में आते हैं। अगला हमारा आता है संसद के अधिकारियों आदि के आवास। देखिए, यदि संसद के अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको यदि रेंट फ्री जो है वो फर्निश्ड हाउस दिया गया है तो वो कर योग्य अनुलाभ नहीं है। दूरस्थ क्षेत्र में आवास, यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रिमोट एरिया पर अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और यदि उसको वहाँ निवास की सुविधा दी गई है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगी। यहाँ हम दूरस्थ से आशय लेते हैं कि यदि वो किसी ऐसे स्थान पर है जो कि कोई खदान स्थल है, समुद्री तेल खोज स्थल है, परियोजना स्थल है, बांध स्थल है, विद्युत सृजन स्थल है, समुद्र पार स्थल पर यदि वो कार्य कर रहा है, तो ऐसे जो एरिया है वहाँ पर यदि वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो यह कर मुक्त होगी। उसको मतलब वहाँ अगर वहाँ सेवा प्रदान करने पर कोई अनुलाभ मिल रहा है तो वो कर मुक्त होगा। इसी तरीके से आता है कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। ये मैं आपको एक बार ऑलरेडी अभी विशिष्ट कर्मचारियों के जब मूल्यांकन कर रहे थे तब मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि यदि शिक्षा संस्थान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित है या उसके स्वामित्व में है तो कर्मचारियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं यदि दी जा रही है तो ये सुविधाएं जो है वो क्या होगी, नियोक्ता की स्कूल में दी जाने के कारण ये कर योग्य अनुलाभ नहीं होगा। शर्त क्या थी कि प्रति बच्चा शिक्षा की लागत या ऐसी सुविधा का मूल्य 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा। अगला हमारा आता है नियोक्ता के कंप्यूटर लैपटॉप का कर्मचारी द्वारा उपयोग। नियोक्ता के लैपटॉप या कंप्यूटर जो नियोक्ता के स्वामित्व में हैं या किराए पर लिए गए हैं या उसके कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को यदि उपयोग करने के लिए दिए गए हैं तो ये सुविधा पूर्णतया कर मुक्त होगी। इसी तरीके से समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं जर्नल की सुविधाएं प्रदान की गई है तो सभी के लिए कर मुक्त होगी। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अथवा पूर्व सभापति एवं सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं हैं वो भी कर मुक्त अनुलाभ होगी। इसी तरीके से यदि यात्रा छुट्टी रियायत लीव ट्रेवल कंसेशन दिया गया है जिसको हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं तो वो कुछ दशाओं में कर मुक्त होता है। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये कर मुक्त अनुलाभ हैं जो कि सभी कर्मचारियों की दशा में क्या होंगे, कर मुक्त होंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेतन में से कटौतियाँ। देखिए, यहाँ हमने अब तक जितने भी प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो वेतन के संबंध में हम बताए गए हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अब ये जो सारी कर योग्य वेतन से आय हमने निकाली इसको जब हम टोटल करते हैं तो ये हमारी सकल वेतन से आय कहलाती है। वेतन की सकल आय कहलाती है, ग्रॉस सैलरी कहलाती है। इस ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसे हम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहला डिडक्शन इसमें हमारा आता है प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए, रोजगार के लिए यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियोक्ता के यहाँ सेवा कर रहा है तो उसको ये प्रमाणित कटौती जो है वो स्वीकृत की गई है। इसमें हम क्या करते हैं, 50,000 रुपये जो कि कर निर्धारण वर्ष 2021 से ये जो कटौती है स्वीकृत की गई है, 50,000 रुपये या सकल वेतन की राशि जो भी दोनों में से कम हो उसकी प्रमाणित कटौती दी जाती है। मान लीजिए सकल वेतन की राशि यदि मान लीजिए उसकी 50,000 से कम है तो उसकी संपूर्ण राशि कर मुक्त हो जाएगी। तो 50,000 रुपये और सकल वेतन जो भी दोनों में से कम हो। अगला मनोरंजन भत्ते की कटौती। यदि मान लीजिए नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को कंपनी के ग्राहकों को या संस्था के ग्राहकों को मनोरंजन के लिए कोई राशि प्रदान की गई है तो इसे हम मनोरंजन भत्ते के नाम से जानते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की राशि होती है इसको हम एक बार कर योग्य आय में शामिल करते हुए सकल वेतन में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद इसकी कटौती केवल सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो केंद्रीय सरकार का कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो,
उसको निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी कटौती स्वीकृत की जाती है। सबसे पहले मनोरंजन की वास्तविक राशि, दूसरा मूल वेतन का 20% और तीसरा 5,000 रुपये। जो भी तीनों में से सबसे कम होगा उसे कटौती उसे मनोरंजन व्यय के रूप में स्वीकृत की जाएगी। यहाँ आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एक बार एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप सकल वेतन में शामिल करेंगे, उसके बाद केवल केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसकी कटौती स्वीकृत की गई है। तीसरा हमारा आता है रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती। इसको हम क्या कहते हैं? रोजगार कर की कटौती। देखिए, यदि मान लीजिए कि अगर कर्मचारी ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाया है, को एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है, तो कर्मचारी ने गत वर्ष में यदि इसका भुगतान कर दिया है तो वेतन शीर्षक की सकल आय में से उसे ये कटौती भुगतान करने पर स्वीकृत की जाएगी। यह आप ध्यान रखें कि कर्मचारी ने यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भुगतान किया है तो इसकी कटौती उसे सकल वेतन में से दी जाएगी। इस तरीके से ये 3 कटौतियाँ दी जाती है: प्रमाणित कटौती, मनोरंजन भत्तों की कटौती और रोजगार कर की कटौती। तीनों ही कटौती के साथ जो प्रावधान है वो हमने डिस्कस किए हैं। इस तरीके से जब हम सकल वेतन में से ये 3 कटौतियों में से जिसकी भी पात्रता हमारा कर्मचारी रखता है उसको जब हम कम कर देते हैं तो ज्ञात वेतन की राशि कर योग्य वेतन से आय कहलाती है। देखिए छात्राओं, हम पिछले कई क्लासेस से वेतन से आय को डिस्कस कर रहे हैं। आज कटौतियों के बाद हमारा ये जो चैप्टर है, हमारा ये जो टॉपिक है, ये समाप्त हो जाता है। बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम सकल वेतन की और कुल वेतन की आय ज्ञात करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या व्यक्तिगत रूप से कॉल करके उसका समाधान कर सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।